हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीए मोहित अग्रवाल हियर एंड आज का ये जो सेशन रहने वाला है ये हम लोग का रहने वाला है एसक्यूसी वन, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल वन। तो एसक्यूसी वन सर, एसक्यूसी 2 3 4 5 6 भी है क्या? नहीं, एसक्यूसी वन है, केवल एसक्यूसी वन है। ये स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल वन आखिर है क्या? देखो, ऐसे तो टोटल मेरे को 1.5 आवर लगता, 1.5 आवर to 2 आवर लगता, बट मैंने आपके लिए पूरा का पूरा इतना बेहतरीन नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है कि 40 to 45 मिनट्स में एसक्यूसी वन आपके जेब में होगा। जस्ट गिव 45 मिनट्स एंड एसक्यूसी वन विल बी इन योर पॉकेट। खाली ये 5 पन्ना का जो हैंड रिटन नोट्स है पूरा एग्जॉस्टिव है, कुछ नहीं छूटा हुआ है। ये 5 पेजेस का हैंड रिटन नोट्स जो है वो पढ़ लेना है। ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो डाला गया है, वहां से आपको ले लेना है। बट अभी के लिए जो है ध्यान लगाओ और ये वीडियो को अच्छे से कंसंट्रेट करके सुनो, और नोट्स टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। नाउ लिसन टू मी बॉयज, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भाई दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां देख लेना। अब एसक्यूसी वन क्या है, हम लोग का इस जो अभी करंट क्लासेस चल रहा है उसमें भी ये टॉपिक बचा हुआ था, तो इसलिए ये एसक्यूसी वन जो है सभी लोगों को देखना है। आइए लेट अस स्टार्ट। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल वन, ये है क्या? एसक्यूसी वन आखिर है क्या? देखो समझो चीज को, अभी तक जितना भी ओनस रहता था वो सारा का सारा ओनस हम लोग क्लाइंट के ऊपर डाल देते थे कि क्लाइंट को प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल बनाना है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट क्लाइंट हैज टू प्रिपेयर इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को इंटरनल कंट्रोल बनाना है फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो सारा ओनस हम लोग क्लाइंट के ऊपर डाल देते थे। वैसे ही एक बात समझो, ऑडिट फर्म का भी तो जिम्मेदारी है कि ऑडिट ढंग से हो। इसके लिए हमारे फर्म ने भी वैसे ही कुछ इंटरनल कंट्रोल बना रखा है कि ऑडिट ढंग से हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है यहां पर किसका बात हो रहा है? क्वालिटी कंट्रोल कौन मेजर्स लेगा? फर्म लेगा। ऑडिट फर्म को ये 6 क्वालिटी कंट्रोल जो है प्रिंसिपल्स के ऊपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डेवलप करने पड़ेंगे ताकि ऑडिटिंग का क्वालिटी जो है वो जबरदस्त रहे। तो एसक्यूसी वन का नाम क्या है पूरा? क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स, which firms that perform audit, review of historical financial information or provide any other assurance or service related engagement। पता है ना, सर्विस रिलेटेड एंगेजमेंट, एश्योरेंस, ये सब के ऊपर अलग अलग और भी स्टैंडर्ड है। एसएई स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, एसआरएस स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। तो चाहे आप ऑडिट करो, चाहे आप अदर एंगेजमेंट्स करो, तो ये जो फर्म है जो ये सब काम करता है, ऑडिट करता है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करता है, प्रोवाइड एश्योरेंस एंड अदर सर्विस रिलेटेड एंगेजमेंट्स। तो भाई क्वालिटी कंट्रोल जो है फर्म को उसके लिए कुछ कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना है। अब एसक्यूसी वन बोलता है कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो बनाना है 6 एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रिंसिपल्स पर बनाना है। तो एसक्यूसी वन में क्वालिटी कंट्रोल के 6 एलिमेंट्स दे दिए गए और फर्म को बोला गया कि आप ये जो 6 एलिमेंट्स है इसके ऊपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओ। तो वो कौन से 6 एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर ऑडिट फर्म को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना है ताकि ऑडिट का क्वालिटी जो है वो हाई रहे? वो 6 एलिमेंट्स है। एक तो लीडरशिप, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द फर्म। इसके ऊपर आपको क्लियर कट फर्म में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना पड़ेगा रिगार्डिंग लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द फर्म। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द फर्म है। फिर आता है एथिकल रिक्वायरमेंट। तो एथिकल रिक्वायरमेंट के ऊपर क्लियर कट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना पड़ेगा। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग, ये सब हम क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट्स का नाम बोल रहे हैं जिसके ऊपर मेरे को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना है। ये सब एलिमेंट्स किसके हैं? क्वालिटी कंट्रोल प्रिंसिपल्स के 6 एलिमेंट है। क्या क्या? एक तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द फर्म, एथिकल रिक्वायरमेंट, engagement performance, monitoring, acceptance and continuance of the client relationship, acceptance and continuance of the client relationship। क्या क्या बोले बताओ? लीडरशिप, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट्स रिलेशनशिप। एक हो गया ह्यूमन रिसोर्स, क्या हो गया बताओ? ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट एंड मॉनिटरिंग। क्लियर है सर? तो ये 6 एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रिंसिपल है, इसके ऊपर हम लोग को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना है। देखिए
देखना चालू करिए मेरे प्यारे बच्चों। हियर वी गो। क्या नाम है? SQC1 क्वालिटी कंट्रोल। अरे किसके लिए क्वालिटी कंट्रोल? इस बार क्लाइंट के लिए ये बात नहीं हो रहा है, इस बार ये हम लोग का इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल का बात हो रहा है, फर्म का बात हो रहा है। विच परफॉर्म्स ऑडिट रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो हम लोग परफॉर्म करते हैं ऑडिट एंड जस्ट अ सेकेंड, वापस आ गया, ऑडिट रिव्यू ऑफ historical financial information and other assurance and related service engagements। अब देखो भाई क्या बोला जा रहा है कि ये जो एलिमेंट्स, ठीक है, SQC1 का नाम क्लियर है। अब ये जो एलिमेंट्स है, इफ वी टॉक अबाउट दीज एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, यही वो 6 एलिमेंट्स है क्वालिटी कंट्रोल के, ये 6 एलिमेंट्स है क्वालिटी कंट्रोल के, ऑन विच वी आर रिक्वायर्ड टू मेक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, for which audit firm should make policies and procedures. So audit firm should make policies and procedures on these 6 elements of quality control। क्या क्या बोले थे बताओ? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। फिर क्या बताओ? एथिकल रिक्वायरमेंट, चिंता मत करो, नाम अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर का भी पोर्शन हम लोग को पढ़ना है। बस ये 6 क्वालिटी कंट्रोल जो एलिमेंट्स है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्लियर है सर? तो एक हो गया लीडरशिप, दूसरा क्या था? एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट्स रिलेशनशिप, बिल्कुल एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट्स रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। सर ये 6 तो नाम कैसे याद होगा? या तो अपने आप हो जाएगा या फिर मैं एक एक्रोनिम आपको दे देता हूं। मैं तो भाई इसको ऐसे नाम दिमाग में रखता हूं, महल, महल, ठीक है, तो मैं तो इसको दिमाग में ऐसे रखता हूं भाई, महल। अब आपको कोई बेटर तरीका एक्रोनिम है तो वो कर लीजिए, नहीं चाहिए एक्रोनिम, ऐसे ही अगर लगता है दिमाग में रहेगा तो रख लीजिए, बट दिमाग में रखना जरूरी है। बताओ महल में क्या क्या आएगा? मॉनिटरिंग, acceptance and continuance of client's relationship and specific engagement, human resource, ethical requirement, engagement performance, leadership। ओके, अब जो सबसे पहला एलिमेंट था ना क्वालिटी कंट्रोल का, वो क्या था? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो भाई लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। अब ये जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म है, इसके ऊपर ऑडिट फर्म को क्लियर कट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना चाहिए टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, नॉट टू गिव समवन रीजनेबल एश्योरेंस। यहां पर देखो नॉर्मली जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो हम लोग यूजर्स को रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। यहां पर क्या बात हो रहा है कि जितना भी हम लोग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाएंगे ताकि हम लोग खुद ब खुद ऑब्टेन कर सके रीजनेबल एश्योरेंस अपने लिए। So to provide reasonable assurance to ourselves, the policies and procedures will have to be made regarding these 6 elements of quality control. The first one being the leadership responsibility for quality within the firm. अब यहां लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म में बोला गया कि आप जब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओगे, इसमें ये 5 बात जो है ना, ये 5 बात आपका पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में लिखा हुआ रहना चाहिए। अब वो क्या 5 बात है, ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 1, policies and procedures should be established to develop an internal culture। फर्म के अंदर एक इंटरनल कल्चर डेवलप हो सके, that quality is essential in all engagements। So establish policies and procedures to develop an internal culture। What kind of internal culture should be developed in the firm? That quality is essential in all engagement। दूसरा पॉइंट, जो फर्म का सीईओ है या मैनेजिंग पार्टनर्स बोल लो, सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर्स, दे शुड टेक द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी को तो लीडरशिप बोलते हैं। दे विल हैव टू टेक द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तीसरा बात कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में साफ साफ इंस्ट्रक्शंस हो टू कंप्लाई
with the legal requirements and ethical requirement, to comply with the professional standards, सारे के सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हो एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो. रिपोर्ट इशू किया जाए एज पर द सर्कमस्टांसेस. एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट शुड बी इशूड एज पर द सर्कमस्टांसेस. सर ये सब सुना सुना लग रहा है. हाँ बिल्कुल, इतना सारा स्टैंडर्ड्स पढ़े हो, इतना पूरा ऑडिट पढ़े हो तो सुना तो रहेगा ही. तो टू इशू एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट एज पर द सर्कमस्टांसेस, समझ में आ रहा है ना. मतलब पैसा खा करके मत रिपोर्ट दो, जो सर्कमस्टांसेस है उस हिसाब से रिपोर्ट दो. अगर वाकई में मटेरियल एंड परवेसिव मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल एंड परवेसिव तो एडवर्स दो. ठीक है सर. तो देखो क्या क्या बोला जा रहा है. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म में क्या क्या पॉइंट्स है देखो. एस्टैब्लिश करो भाई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू प्रमोट एन इंटरनल कल्चर that quality is essential in all engagement. So your policies and procedures should be established to promote an internal culture that quality is essential in all engagement. Firm का CEO or equivalent or managing partners, they must assume ultimate responsibility for firm's system of quality control. इन लोग का जिम्मेदारी है पूरा का पूरा quality control. Perform the work in compliance with compliance of professional standards and legal requirement. Issue report that are appropriate in the circumstances. And the firm devotes, make sure that the firm devotes sufficient resources. Sufficient resources मतलब मैन पावर, बजटिंग. क्यों? क्योंकि ये सब जो क्वालिटी कंट्रोल के जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है वो प्रॉपर्ली बनाए जा सके, डॉक्यूमेंट किए जा सके. तो फर्म डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेस फॉर व्हाट? क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना करके डॉक्यूमेंट करना, ठीक है, एंड सपोर्ट करना क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को. डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट मतलब हो गया एक तरीके से अपग्रेडेशन एंड रेगुलरली अपडेट करते रहना क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब आप सफिशिएंट क्या देंगे, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी. तो एसक्यूसी 1 का नस पकड़ लिए ना. 6 क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट्स है और वो 6 क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट्स के बारे में अब हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं. सबसे पहला क्या था? लीडरशिप. अच्छा एक्रोनिम तो याद हो गया ना, महल. एम से मॉनिटरिंग, ए से एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस, लीडरशिप. तो सबसे पहला था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म में कितना पॉइंट हम बताए? 5. Establish the policies and procedures which develops an internal culture within the firm that quality is essential in all engagement. Firm CEO or managing partner should assume the ultimate responsibility of quality control. The work should comply with the professional standards and regulatory requirement. The work should comply with the professional standards and regulatory requirement. Issue report that are appropriate in the circumstances, and the firm should devote sufficient resources for development, documentation and support of the quality control policies and procedures. ठीक है सर, दिमाग में बैठ गया. अब आ जाओ भाई एथिकल रिक्वायरमेंट. बड़ा सिंपल है दोस्तों, बड़ा सिंपल. सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? ज्यादा पॉपुलर है नहीं वैसे एसक्यूसी 1, हम आपको बता दें. भूला चुका अगर आ गया तो हो सकता है एक पर्टिकुलर क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट दे दे और उसको एक्सप्लेन करने बोल दे 2-4 मार्क्स के लिए, या सारा का सारा क्वालिटी कंट्रोल को भी एक्सप्लेन करने बोला जा सकता है. ठीक है सर, समझ गए. आइए अब नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट एथिकल रिक्वायरमेंट के ऊपर अपने चर्चा करते हैं. घड़ी देख करके 2 मिनट में खत्म कर देंगे. क्या बोल रहे हैं सर? हाँ 2 मिनट में याद हो जाएगा आपको. देखिए एथिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है. द फर्म शुड, अब ये भी एक क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट है ना. गिनो मत 2 मिनट, यहाँ देखो ये भी है क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट है. तो मैंने क्या बताया था, हर क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट के ऊपर फर्म को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना. तो ये भी एक क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट है, इसके ऊपर भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना है ताकि हम अपने आप को रीजनेबल एश्योरेंस दे सके. तो वापस से देखो वही लाइन लिखा हुआ है, द फर्म शुड एस्टैब्लिश व्हाट? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फर्म एंड उसके लोग यानी पर्सनल कंप्लाई विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट. तो पहला पॉइंट से आपको खाली यही पता चला, फर्म एंड इट्स पर्सनल शुड कंप्लाई विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, for which the firm should establish policies and procedures.
So the firm should establish policies and procedures to obtain reasonable assurance that the firm and its personnel comply with the relevant ethical requirement. अब ये relevant ethical requirement code में described, mentioned in the code. Ethical requirements are mentioned in the code. Code समझ में आता है ना? Professional ethics. सर क्या है सर बताइए ना, ऐसे 200 में पढ़ रखे हो, देखो the code, ethical requirements are mentioned in the code and code mentions the fundamental principles of ethics. चलो जा 5 तो integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, professional behavior. Integrity, कोड के अंदर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बता दो एथिक्स का. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी. याद हो गया ना सर? ऑलरेडी याद था सर. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और बोलो प्रोफेशनल बिहेवियर. ये सब हम लोग ऑलरेडी क्लासेस में डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ रखे हैं. तो ये था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अपना प्रोफेशनल एथिकल रिक्वायरमेंट. तो एथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में क्या सीखे हम लोग? The firm should establish policies and procedures to give itself a reasonable assurance that the audit firm and its personnel comply with the ethical requirements which are mentioned in the code. And the code mentions integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, professional behavior. Okay. अब आ जाइए तीसरा क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट में, और वो तीसरा क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट्स रिलेशनशिप, acceptance and continuance of client's relationship and specific engagement. अब ये भी तो acceptance and continuance of client's relationship पहले ही आपको बताया हुआ है इतना सारा ऑडिट का क्लासेस में कि एज एन ऑडिटर हम लोग को क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले ही देख लेना चाहिए कि भाई हम लोग का औकात है ना उसका ऑडिट करने का, हम लोग क्या कैपेबिलिटी है ना, रिसोर्सेज है ना, एक्सपर्टाइज है ना उसका ऑडिट एक्सेप्ट करने का, तभी करो. सामने वाला क्लाइंट कोई जबरदस्ती का हम लोग के ऊपर लिमिटेशन तो नहीं लगा रहा है ना, तब हम लोग ऑडिट ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे. क्लियर है? तो वही यहां पर सेम चीज जो है फिर से यही बोला जा रहा है. और ये भी चेक कर लेना कि क्लाइंट का इंटीग्रिटी कैसा है. अगर क्लाइंट चोर डाकू है तो हम थोड़ी ना जाकर के उसको ऑडिट करेंगे. देखो भाई, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट्स रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट. देखो फिर से वही लाइन, फर्म शुड मेक, इसके ऊपर भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू गिव इटसेल्फ अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट इट विल द फर्म विल अंडरटेक, यानी लिया जाएगा ऐसा क्लाइंट का ऑडिट या कंटिन्यू किया जाएगा रिलेशनशिप उस क्लाइंट के साथ ओनली. तो हम लोग कैसा क्लाइंट का एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे? ओनली व्हेन द फर्म हैज कंसिडर्ड द इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट. पहले क्लाइंट का इंटीग्रिटी एक बार जरूर चेक कर लो. अगर क्लाइंट का इंटीग्रिटी नहीं है तो हम उसका ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. हम कब एक्सेप्ट करेंगे? ओनली आफ्टर चेकिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट. एंड हम कब एक्सेप्ट करेंगे? व्हेन द फर्म इज कंपिटेंट टू परफॉर्म द एंगेजमेंट. कैपेबिलिटी है, टाइम है, रिसोर्सेज. कैपेबिलिटी है यानी मेरे पास जो है एफिशिएंसी है, एक्सपर्टाइज है. कैपेबिलिटी मतलब समय भी है, ओवर बुक नहीं है. एंड रिसोर्सेज मतलब मैन पावर वगैरह भी है. एंड हम लोग को लग रहा है कि हम लोग एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर लेंगे, कैन कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट. तो क्लाइंट का एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट मस्ट बी चेक. इंटीग्रिटी तो चेक करना ही है, हम लोग को अपना कैपेबिलिटी भी चेक करना है. द फर्म शुड बी हैविंग कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेस and will be able to comply with the ethical requirements. आगे बढ़ते हैं. इंटीग्रिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे सर? ये देखो, देखो भाई, मैटर्स दैट फर्म कंसीडर टू चेक क्लाइंट्स इंटीग्रिटी. क्लाइंट का जो प्रिंसिपल ओनर्स है, प्रिंसिपल ओनर्स, उनका रेपुटेशन चेक करो. तो वेदर क्लाइंट का इंटीग्रिटी साउंड है कि नहीं कैसे पता चलेगा? ऑडिटर शुड बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट चेक द इंटीग्रिटी ऑफ बिजनेस रेपुटेशन ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स.
की मैनेजरियल पर्सनल एंड टीसीडब्ल्यूजी दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो प्रिंसिपल ओनर की मैनेजरियल पर्सनल केएमपी एंड टीसीडब्ल्यूजी, इन लोग का मेरे को बिजनेस रेप्यूटेशन चेक कर लेना चाहिए। अच्छा, फिर क्लाइंट का नेचर ऑफ ऑपरेशन भी चेक कर लेना चाहिए कि किस धंधा में इन्वॉल्व है, कहीं ड्रग्स का धंधा में डीलर वगैरह तो नहीं है। तो उसका नेचर ऑफ ऑपरेशन एंड ट्रेड प्रैक्टिस चेक लेना चाहिए कि वो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है ना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में तो उसका नाम नहीं आ रखा है, मनी लॉन्ड्रिंग में तो नाम नहीं आ रखा है, मेरे ऊपर कोई मटेरियल लिमिटेशन तो नहीं लगा रहा है। अगर लगा रहा है तो नियत खराब है, डैश इंटीग्रिटी नहीं है उसका। फिर या तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या फिर मेरे ऊपर लिमिटेशंस लगा रहा है। और हम ये भी चेक करेंगे कि क्या रीजन था अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू फर्म एंड नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म, हम ये भी इंक्वायर करेंगे। तभी तो हम प्रीवियस ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो देखो, मैटर्स दैट फर्म कंसीडर, मैटर्स दैट फर्म कंसीडर, रेडी, लेट अस हिट इट। क्या क्या हम कंसीडर करेंगे टू चेक क्लाइंट्स इंटीग्रिटी? भाई बिजनेस रेपुटेशन, आइडेंटिटी चेक करो एंड बिजनेस रेपुटेशन। किन लोग का? क्लाइंट का, प्रिंसिपल ओनर का, केएमपी, टीसीडब्ल्यूजी। नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन इंक्लूडिंग द बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो मैंने बताया। इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन तो नहीं लगा रहा है ना मेरे ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा है ना, एंड रीजन क्या, मेरे को अपॉइंट करने का, एंड नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म। ये 5 तो क्लियर है। इन दिस मैनर विल बी एबल टू चेक द क्लाइंट्स इंटीग्रिटी। दिमाग में बैठ गया। फिर ये बोल रहा है कि मान लो मैंने क्लाइंट का एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद मेरे को कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिला जो शुरू में मिलता ना, कसम से एंगेजमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करते, तो अब हम लोग को वी शुड कंसीडर विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट। If after accepting the client's engagement, auditor or audit firm comes across any information जो कि शुरू में अगर ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले मेरे को मिला होता, हम ऑडिट ही एक्सेप्ट नहीं करते, then we should consider withdrawing ourselves from engagement। तो उसके ऊपर भी हम लोग को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स स्टैब्लिश करना चाहिए। ये देखो, where the firm obtains information that would have caused the firm to decline the engagement had it been available earlier, firm should consider withdrawal from engagement। 3 हो गया, लीडरशिप वाला बात हो गया, एथिकल रिक्वायरमेंट वाला बात हो गया, लीडरशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट और एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट्स रिलेशनशिप हो गया। अब आ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स। ये बड़ा सिंपल है, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में देखिए यही बोल रहा है कि हम लोग को, वही पहले लाइन तो वैसे ही स्टार्ट होगा, फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू गिव इटसेल्फ अ रीजनेबल एश्योरेंस। क्या चीज का? यहां पर कि हमारा जो मैन पावर है, जो टीम है, पर्सोनेल है, उन लोग कंपिटेंट है एंड एथिकल है। देखो, फर्म शुड मेक policies and procedures to provide वही reasonable assurance that it has sufficient personnel। ह्यूमन रिसोर्स में तो यही चेक करना है कि मेरे फर्म में सफिशिएंट पर्सोनेल है, वो भी कैपेबिलिटी, कंपिटेंस वाले एंड कमिटमेंट टू एथिकल रिक्वायरमेंट, यानी एथिकल है। तो वी आर हैविंग सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स हु आर कैपेबल, कंपिटेंट एंड एथिकल। अब जब आप अपने यहां पर ह्यूमन रिसोर्स का पॉलिसी बनाएंगे ना, तो पॉलिसी के अंदर यही सब फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे कि हम लोग को रिक्रूटमेंट कैसे करना है अपने यहां पर पर्सोनेल का, रिक्रूटमेंट के बाद उन लोग का परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कैसे करना है, कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाना है, कंपिटेंस कैसे बढ़ाना है उन लोग का, हाउ टू मेक देम कैपेबल एंड कंपिटेंट, एंड उनका करियर में उन लोग भी प्रमोशन चाहिएगा, डेवलपमेंट चाहिएगा, तो उनका करियर डेवलपमेंट कैसा हो, प्रमोशन कैसे दिया जाए, किस बेसिस पर प्रमोशन दिया जाए, सैलरी वगैरह कितना हो, यानी कंपेंसेशन कितना हो। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग पर्सोनेल विल इंक्लूड, बताओ क्या क्या, रिक्रूटमेंट, फिर उन लोग का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फिर बहुत सारा सी से पॉइंट था, रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कंपिटेंट, कैपेबिलिटी, करियर डेवलपमेंट, फिर उनका प्रमोशन कैसे हो, कंपेंसेशन कैसे हो, एंड मैन पावर अपने को कितना चाहिएगा। क्लियर है? तो ह्यूमन रिसोर्स वाला पॉइंट बिल्कुल सिंपल था मेरे बच्चों। ह्यूमन रिसोर्स अपने को कैसा चाहिए? कैपेबल, कंपिटेंट एंड एथिकल, कैपेबल, कंपिटेंट एंड एथिकल। एंड उसके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में अपने क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या चीज के बारे में अपने को पॉलिसी एंड प्रोसीजर स्टैब्लिश करना चाहिए पर्सनल से रिलेटेड। यही यार, रिक्रूटमेंट का
फिर परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट करेगा ऑडिट फर्म अपने पर्सनल का, फिर उनका कॉम्पिटेंस कैसे बनाएगा, कैपेबिलिटी कैसे बनाएगा, करियर डेवलप कैसे होगा, प्रमोशन, कंपेंसेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ पर्सनल नीड्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। नाम से ही पता चल रहा है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के नाम से पता चल रहा है कि एंगेजमेंट को कैसे परफॉर्म किया जाए, जो मैंने क्लाइंट का एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया उसको परफॉर्म कैसे किया जाए। तो लैंग्वेज वैसे ही स्टार्ट करना है आपको। द फर्म शुड establish policies and procedures to give itself a reasonable assurance that the firm should establish policy and procedure to give itself reasonable assurance that engagements are performed as per applicable professional standards। हम लोग एंगेजमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे? एज पर एप्लीकेबल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स। So engagement should be performed as per applicable professional standard, as per applicable relevant laws, and फिर यही वाला पॉइंट, ये पॉइंट बार बार आएगा, to issue appropriate report as per circumstances। ये देखो, engagements are performed as per professional standard, regulatory और legal requirement, and firm और engagement partner कहाँ डिफाइंड है? ऐसे 220 में firm और engagement partner issues appropriate report as per applicable circumstances। ठीक है, अब और एंगेजमेंट परफॉर्मेंस से जो रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर उसमें क्या रहेगा? यही रहेगा कि हमारा जो एंगेजमेंट टीम है उसको कैसे समझाया जाए ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क, हाउ टू मेक द एंगेजमेंट टीम अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क, हाउ टू मेक देम कंप्लाई द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, हाउ टू रिव्यू देयर वर्क, हाउ टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट देम। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, खाली एक बार रीड करने से ही हो जाएगा। हाउ एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ्ड, कैसे एंगेजमेंट टीम्स को हम लोग को ब्रीफ करना चाहिए, तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाना पड़ेगा ना कि कैसे एंगेजमेंट टीम को ब्रीफ करना चाहिए टू मेक देम अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क। प्रोसेस फॉर कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, प्रोसेस फॉर सुपरविजन, कैसे उनको सुपरवाइज किया जाए, ट्रेन किया जाए, कोच किया जाए, रिव्यू कैसे किया जाए, डॉक्यूमेंट कैसे किया जाए एंड अपडेट कैसे किया जाए अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को। बड़ा सिंपल था, वापस एक बार देख लो। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मतलब एंगेजमेंट को कैसे परफॉर्म किया जाए उसका पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाओ कि एंगेजमेंट को कैसे परफॉर्म किया जाए ताकि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हो, लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू हो जाए एज पर एप्लीकेबल सर्कमस्टांसेस। क्या रहेगा ये सब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में कि हम लोग अपने एंगेजमेंट टीम को कैसे समझाएंगे ऑब्जेक्टिव क्या है काम का, हाउ टू मेक देम कंप्लाई द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, how to supervise and direct their work and coach them, how to review their work, how to do documentation and how to update these policies। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आता है भाई, SQC1 में लिखा हुआ है, ध्यान में रखना। कंप्लीशन ऑफ असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल, हमारा जो फाइनल ऑडिट फाइल होता है, फाइनल ऑडिट फाइल, देखो जैसे जैसे हम लोग ऑडिट कर रहे थे वैसे वैसे तो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर ही रहे थे, वर्किंग पेपर्स वगैरह सब बना ही रहे थे, बट असेंबल करना भी तो जरूरी है ना। ऑडिट जब हो गया तो सारा जो फाइल्स है उसको आपको असेंबल भी तो करना पड़ेगा ना। कुछ मान लो असिस्टेंट के पास है, कुछ आपका दूसरा पेड अप स्टाफ के पास है, तो सारे के सारे जो वर्किंग पेपर है उसको असेंबल करो। कितना दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए असेंबली, फाइनल असेंबली कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो जो ऑडिट रिपोर्ट का डेट है वहां से 60 दिन के अंदर असेंबल करना, बनाना नहीं है, इकट्ठा करना है। अरे बेशरम, ऑडिट रिपोर्ट दे दिया उसके बाद तुम वर्किंग पेपर बनाएगा, चोर है क्या? नहीं नहीं सर, बनाना नहीं है, समझ गए। ऑडिट रिपोर्ट का जो डेट है वहां से 60 दिन के अंदर असेंबली कंप्लीट कर लेना है। तो कंप्लीशन ऑफ असेंबली ऑफ द फाइनल एंगेजमेंट फाइल शुड बी डन एज पर लॉ, लेकिन लॉ तो साइलेंट है, इसके ऊपर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो फिर कर देना है 60 डेज के अंदर। ठीक है, बट इफ लॉ इज नॉट प्रिस्क्राइब व्हिच इट हैज नॉट, देन कंप्लीट इट विद इन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। लास्ट पॉइंट, जितना सोचे थे उससे जल्दी हो जा रहा है क्योंकि इतना इजी है, एंड थैंक यू दिस ब्यूटीफुल हैंड रिटन नोट्स।
मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग यहां पर क्या है? मॉनिटरिंग किसको करना है? मॉनिटरिंग करना है अपने क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाए थे उसको रेगुलरली अपने को मॉनिटर करना है. सो ऑडिट फर्म शुड आल्सो मेक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट हाउ विल दे मॉनिटर द एग्जिस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. जो एक बार जो बना दिया क्वालिटी कंट्रोल का पॉलिसी प्रोसीजर हो गया? नहीं ना, इसको तो रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा. तो किस इंटरवल पर अपडेट करना है, किस सिचुएशन पर अपडेट करना है, कौन अपडेट करेगा, किसका जिम्मेदारी रहेगा, ये सब होगा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिलेटेड टू मॉनिटरिंग. क्या मॉनिटर करना है? अरे क्वालिटी कंट्रोल प्रिंसिपल्स को मॉनिटर करना है. एक बार बना करके थोड़ी ना हो गया, उसको रेगुलरली अपडेट करना है. तो एट व्हाट इंटरवल्स दे शुड बी अपडेटेड. कोई स्पेसिफिक सिचुएशन अराइज हो जाए तब अपडेट करें क्या, किसका जिम्मेदारी रहेगा. The firm should establish policies and procedure to obtain reasonable assurance that quality control का policies and procedures are adequate and operating effectively. मतलब keep monitoring them. क्या पर्पस है मॉनिटरिंग करने का? सेम पर्पस सबका वही है. वी हैव टू अधेयर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ताकि हम लोग का फर्म अधेयर कर सके, फॉलो कर सके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट को. चेक किया जा सके कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हम लोग क्यों मॉनिटर कर रहे हैं. क्वेश्चन ये है कि हम लोग अपना क्वालिटी कंट्रोल प्रिंसिपल्स को क्यों मॉनिटर कर रहे हैं? अधेरेंस ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए. चेक किया जा सके कि क्वालिटी कंट्रोल प्रिंसिपल्स आर प्रॉपर्ली डिजाइन्ड एंड इंप्लीमेंटेड. एंड जो रिपोर्ट हम लोग इशू कर रहे हैं, चाहे हमारा फर्म चाहे ईपी, वो एप्रोप्रिएट है एज पर एप्लीकेबल सर्कमस्टांसेस. तो ये था पूरा का पूरा एग्जॉस्टिव लेक्चर, कुछ नहीं छूटा आपका. एसक्यूसी 1, ये 5 पेजेस का नोट्स ये लेक्चर के बाद ही आप रिवाइज कर लो. इफ यू रिवाइज, ट्रस्ट मी, हाफ एन आवर लगेगा, आप कभी भी एसक्यूसी 1 फिर भूलेंगे नहीं. खाली आधा घंटा में अच्छे से ये वाला नोट्स रिवाइज कर लो. नोट्स टेलीग्राम चैनल पर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर लो. थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, एंड डू वॉच ऑडिट मैराथन.